सीएम धामी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। संसद भवन कक्ष में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। इस दौरान विकास कार्यों पर की गई चर्चा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। सीएम धामी बोले, श्रीमती मुर्मू जी नारी अभ्युदय का स्वर्णिम प्रतीक है। देहरादून में खाद्य विभाग की कार्रवाई। 3 महीनों में जिले में 52 मामले दर्ज। नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर की गई कार्रवाई। उपजिलाधिकारी पहुंचे नैनीताल। ओक लॉज में हुए भूस्खलन का किया निरीक्षण। उपजिलाधिकारी ने वन विभाग को दिए निर्देश। मसूरी में लोगों ने निकाली कलश यात्रा। यात्रा में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। मंदिर में आयोजित होगी शिव महापुराण महाकथा। शिव महापुराण कथा का किया गया शुभारंभ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन कक्ष में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस दौरान राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा काम हुआ। सीएम ने इसके लिए पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग को NH 109 के ज्यामितीय सुधार और चौड़ीकरण के कार्य के लिए उत्तराखंड निर्माण एजेंसी नामित किए जाने के साथ ही मसूरी में 2 लेन टनल परियोजना के कार्य के कार्यदायी संस्था बनाए रखने के संबंध में आग्रह भी किया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही यहां पर बधाइयों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू है और ऐसे में दिग्गजों को बधाई देने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि श्रीमती मुर्मू जी नारी अभ्युदय का स्वर्णिम प्रतीक है और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मानवता का विकास, नए भारत का निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्णता नारी शक्ति के योगदान के बिना असंभव है। नकली खाद्य पदार्थों पर देहरादून जिला खाद्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली और खाद्य विभाग ने पिछले 3 महीनों में जिले के अंदर 52 मुकदमे दर्ज किए और जिनमें कोर्ट की तरफ से 1.5 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है। और खाद्य विभाग नकली खाद्य पदार्थों को लेकर 10 दुकानदारों पर मौजूदा समय में मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही करने जा रही है। आपको बता दें कि देहरादून में खाद्य विभाग की तरफ से पिछले 6 महीने के अंदर 300 से ज्यादा सैंपल लिए गए, जिनमें पनीर समेत कई सैंपल काफी मात्रा में फेल साबित हुए। मौजूदा समय में खाद्य विभाग नकली मावा और अन्य पदार्थों पर नकल कसने पर जोर दे रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। देहरादून की यहाँ बात करूँ, अभी हमने जो अभी पीछे 6-7 महीने के अंदर हम लोगों ने लगभग जो है 300 के करीब जो है सैंपल्स लिए थे, जो हमने लैब में जांच कराए थे मार्केट के अलग अलग स्थानों से हमारी टीम द्वारा। और उसमें से जो है हमारे पास काफ़ी कुछ रिपोर्टें आई है और जो है कई रिपोर्टें उसमें ऐसा है कि जैसे हमने पनीर के उसके बारे में है, इसमें पनीर में कुछ अनसेफ आई है, कुछ सब स्टैंडर्ड आए हैं। तो इसमें लगभग हमने जो
मुकदमे दर्ज करे हैं अभी जो है। और इस बीच हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, चूंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस बीच यहाँ पर कांवड़ यात्रा भी लगातार चल रही है। और इसी क्रम में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। चूंकि आपको बता दें कि कई जगहों पर पुष्प वर्षा भी यहाँ पर कांवड़ियों पर की गई, लेकिन इस बीच यहाँ पर किसी भी कांवड़ यात्री को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही दे चुके हैं। और जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है वो किस तरह से निकाली जा रही है, इस बीच यहाँ पर कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इसका यहाँ पर बाकायदा हवाई सर्वेक्षण किया, हवाई निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर पर नजर आ रहे हैं, और जो कांवड़ यात्रा जिन रास्तों से निकल रही है और जो कांवड़ी गंगा के जल लाने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि हमने अभी देखा हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर कांवड़ यात्रियों को परेशान किया गया या फिर कांवड़ यात्री को परेशान होना पड़ा। कांवड़ यात्री जो जा रहे थे उन पर मांस का टुकड़ा फेंका गया, उसके बाद यहाँ पर जमकर बवाल हुआ। कुछ जगहों पर जिहादियों की ऐसी करतूतें सामने आई जिसके बाद यहाँ पर कांवड़ियों को परेशान किया गया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इस बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अब हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, यात्रा का जायजा ले रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए यात्रा किस तरह से जो निकाली जा रही है, कांवड़िए पैदल चल रहे हैं और इस बीच यहाँ पर हवाई मार्ग से और हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी बाकायदे दिए गए हैं। और इस बीच यहाँ पर पुलिसकर्मियों को यह बात कही गई कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत इन कांवड़ियों को न आने पाए। और चलिए बढ़ते आगे, सरोवर नगरी नैनीताल के नगर पालिका अलमा कॉलेज के निचले हिस्से ओकलोज में हुए भूस्खलन को जिलाधिकारी नैनीताल राहुल शाह ने राजस्व और वन विभाग की टीम के साथ निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते यहां पहाड़ से मलबे के साथ भारी भरकम पेड़ टूटकर आवासीय मकानों के आसपास आ गिरे, जिससे वहां पर रह रहे लोग काफी ज्यादा भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं। वहीं नालों से मलबा हटाने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण में आबादी से लगे खतरनाक वृक्षों के लिए वन विभाग को निर्देशित करते हुए पेड़ों का कटान करना शुरू होगा। और वहीं क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान किसी भी भवन को क्षति होना नहीं पाया गया और साथ ही साथ प्रभावित क्षेत्र में खतरे वाले भवनों को चिन्हित किए जाने के लिए राजस्व उप निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। मसूरी के नाग देवता मंदिर समिति ने हाथीपाव रोड स्थित नाग मंदिर परिसर में आयोजित 13वां महारुद्र यज्ञ और शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने डोली और कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इससे पहले मसूरी के क्यार कुली भट्टा गांव से कलश यात्रा जो कि निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं ने सर पर कलश रखकर नंगे पैर करीब 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। इस अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुन में नाग देवता की भक्ति में झूमते नजर आए। इस दौरान नाग देवता के भक्तों ने नागराज के जय मंत्र के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ किया और महिलाओं ने सर पर कलश रखकर नंगे पैर घुमावदार पहाड़ी रास्ते के करीब 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया और नाग मंदिर पहुंची। यात्रा के पड़ावों पर पर्यटक और राहगीरों ने भी भगवान नाग देवता की डोली के दर्शन किए और कलश यात्रा के नाग मंदिर पहुंचने पर महिलाओं ने कलश को श्रीमद् भगवत कथा मंडप में स्थापित किए और जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान नाग देवता के दर्शन किए। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा से 4 कांग्रेस सांसद जिन्हें निलंबित कर दिया गया। दरअसल यहां पर संसद में हंगामा करने पर कार्रवाई हुई है और सांसद मणिकम टैगोर, राम्या हरिदास, ज्योति मणि और साथ ही साथ एक और सांसद जिन्हें निलंबित किया गया। पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया गया इन 4 कांग्रेस सांसदों को। दरअसल यहां पर
कार्यवाही जो कि चल रही थी, लेकिन इस बीच यहां पर विघ्न डालने की कोशिश की और हंगामा करने पर यहां पर कार्यवाही हुई। टीएन प्रतापन निलंबित कर दिए गए हैं, ज्योति मणि, सांसद मणि और इसी के साथ और भी जो कुल 4 सांसद है कांग्रेस के, उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर कांग्रेस सांसदों पर हुई है, क्योंकि यहां पर कई मुद्दों को लेकर जो कि हंगामा किया जा रहा है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो कई मुद्दे हैं जो बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। लेकिन इस बीच यहां पर इन तमाम मुद्दों को जो हंगामा किया जा रहा है, इन मुद्दों को लेकर, उसके बाद यहां पर पूरे मानसून सत्र से निलंबित इन 4 कांग्रेस सांसदों को कर दिया गया है। एक तरफ जहां भारत हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पर है, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड की भी एक अहम भूमिका है। 4 धाम यात्रा करना, देवभूमि की संस्कृति से परिचय होना हर एक हिंदुस्तानी का सपना है और इसी कड़ी में हर साल लाखों करोड़ों भक्त देवभूमि आते हैं। लेकिन देवभूमि पर लगातार जिहादी और ईसाई कट्टरपंथी हावी हैं। हिंदू सुरक्षित नहीं है। पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों धर्मांदोलन का खेल जोरों पर है और हर गली मोहल्ले में ईसाई मिशनरियां एक्टिव हैं। गरीब परिवारों को पैसा, अच्छे स्वास्थ्य का लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है उनका। हम बात कर रहे हैं देहरादून के झाझरा स्थित ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च की, जो आए दिन धर्मांतरण को लेकर सुर्खियों में रहता है। आखिर पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि में फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बता दें कि ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च देहरादून के झाझरा में है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता अर्जुन कुमार ने कई साल पहले अपने पूरे परिवार के साथ धर्मांतरण कर ईसाई बन गए थे। उस समय अर्जुन जब गांव झाझरा का प्रधान था, तब अपने भाई के साथ मिलकर चर्च की शुरुआत की। फिर गरीब लोगों को बहला फुसला कर धर्मांतरण का धंधा शुरू किया। धीरे धीरे करके पूरे गांव ने ही ईसाई धर्म अपना लिया। बता दें कि कुछ साल पहले भी क्रिसमस पर धर्मांतरण का मामला सामने आया था। वहीं कल एक बार फिर रविवार को चर्च धर्मांतरण करवाने को लेकर सुर्खियों में आ गया। इसकी सूचना जब हिंदू संगठनों के पास पहुंची, तब चर्च में हकीकत देखने पहुंची राष्ट्रवादियों की टीम पर अचानक पत्थर से हमला कर दिया गया। पत्थरबाजों के हौसले इतने बुलंद थे कि पहले पत्रकारों पर हमला किया और उसके बाद हिंदू राष्ट्रवादियों पर हमला किया गया। लोगों को आगे आना होगा जो भगवा का सम्मान करता हो। इस देवभूमि इस्लाम जो है, ईसाईकरण जो है, एक बहुत बड़े राक्षस के रूप में देख ले। वो महिला देखिए आप, हिंदुओं के बीच में आकर के और नशे में, और पता नहीं महिलाओं के साथ क्या क्या बात कर रही थी। तो यह हालत है। हम तो उत्तराखंड प्रशासन से, शासन से और माननीय मुख्यमंत्री से जरूर कहेंगे कि देवभूमि में किसी भी ढंग से ईसाईकरण नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी ने हिंदू रक्षकों पे हाथ चलाने का प्रयास किया तो भैया फिर जवाब उसी ढंग से दिया जाएगा उनका। भैया धर्म प्रवर्तन बहुत पहले से आप स्वयं भुगत भोगी हो। कृष्णकांत जी, आप स्वयं भुगत भोगी उस झाझरा में, आपको बंधक बना दिया था, पुलिस ने तब आपको बचाया। तो आप जान सकते हैं कि क्षेत्र की हालत क्या है। यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म को अपनाने के लिए लोगों को स्वार्थवश, पता नहीं किस ढंग से वो अपने स्वार्थ प्रलोभन में लेकर के ईसाई बनाई, आप अच्छी तरह जानते हैं। कट्टरपंथियों पर जिस वजह से धड़ल्ले से धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, कई घंटों तक चर्च के पास हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक तरफ प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कानून भी बना हुआ है, लेकिन आज तक इस कानून के तहत किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सिर्फ हम लोग बात करने के लिए गए थे। हमारी कोई मनसा लड़ाई झगड़े की नहीं होती। हम सनातनी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, हम एक गलत काम हो रहा था उसको रोकने के लिए गए थे। मेरे साथ मेरे ये भाई भी थे और मेरी एक बहन थी, सिर्फ मात्र एक बहन थी। अगर लड़ाई उद्देश्य से हमारा कुछ होता तो हम बहुत सारे बहुसंख्या जाते, लेकिन हम सिर्फ बात करने गए और इन्होंने हमारे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी है। देखिए आप, इनके हाथ में चोट लगी हुई है। मेरे भाई के देख लीजिए, आप कैमरे में दिखा दीजिए। मेरी बहन को मारा गया वहाँ पे एक। कब तक हम लोग ये चीजें बर्दाश्त करेंगे भाई साहब? और मैंने ही सूचना दी है थाना अध्यक्षों को और जो कि झाझरा चौकी इंचार्ज जो क्षेत्र पड़ता है उनको भी मैंने ही सूचना दी। अगर हमारी लड़ाई झगड़े की मंशा होती तो हम, लेकिन हमारी बहन को वहां पे रोक लिया गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसके साथ मारपीट करी गई। क्या हम सनातनी इसी काम के लिए रह गए हैं? और एक गलत काम हो रहा है, हम उसका विरोध ना करें क्या? ये सर, ये पैसा दे दे के लोगों को खरीद रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं।
और सच्चा सनातनी जो भी होगा वो गलत का विरोध करता है और करता रहेगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं और इस धर्मांतरण के धंधेबाजों का काला धंधा कब बंद करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन। और अब खबर उत्तराखंड के खटीमा से, जहां पर जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में स्थित लकड़ी व्यवसायियों के तालों का डीएफओ संदीप कुमार ने निरीक्षण किया है। गौरतलब है कि निकटवर्ती वन क्षेत्र में हो रहे अवैध कटान, लकड़ी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए खटीमा स्थित लकड़ी व्यवसायियों के तालों पर भंडारण, आरएम मशीन और अभिलेखों का जायजा लिया। वहीं डीएफओ संदीप कुमार ने कहा ये एक अव्यवस्थित मार्केट है और इसलिए इसको विनियमित करने की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही टाल मालिकों के वन निगम द्वारा जारी अभिवहन पास, रवन्ना, विक्रय मॉल का ई बिल, भंडारण रजिस्टर के साथ ही लकड़ी टालों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि लकड़ी तस्करों और चोरों द्वारा इस मार्केट का अनधिकृत रूप से उपयोग न किया जाए। उन्होंने बताया कि भंडारण रजिस्टर में बाकायदा माल क्रय विक्रय का अभिलेखीकरण भी होगा और वहीं डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि वैध और अवैध रूप से संचालित लकड़ी टालों पर भी नियम अनुसार जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और साथ ही पूर्व में दी गई लीज स्टेटस के आधार पर अगर बेदखली के आदेश जारी करने की जरूरत पड़ी तो वो भी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये खटीमा रेंज के अंतर्गत जो सालबोजी कंपार्टमेंट 1 है, इसमें कुछ जो यहाँ के लोकल टाल हैं, लकड़ी के टाल है, जिनके द्वारा लकड़ी का भंडारण एवं मशीन से माल चीर के जो है उसके बाद उसको बेचा जाता है। अब ये एक्चुअली जो है थोड़ा सा अनमैनेज सा मार्केट है, जिसको विनियमित करने की जो है हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा जो है वन निगम से या फिर C1 जो लकड़ी होती है वो, या फिर इनके द्वारा जो है जो खाम का प्रकाष्ठ होता है वो खरीदा जाता है, जिसके सापेक्ष हमारा जो है अवैध पास जारी होता है। अवैध पास जारी होने तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है इनका मटेरियल कहाँ गया, क्या इसमें कोई चोरी का मटेरियल तो नहीं आया, उस पर जो है थोड़ा सा मॉनिटरिंग जो है उसमें थोड़ी सी कमी थी। और इसी के दृष्टिगत जो है अभी इनके पास कितना माल पड़ा हुआ है, उसके सापेक्ष क्या वन निगम के रवन्ने हैं या नहीं हैं, या फिर C1 के रवन्ने हैं या नहीं हैं, या फिर हमारा अवैध पास जारी हुआ है या नहीं है, एक तो ये बात देखी जा रही है। और उसके बाद इनके द्वारा जो है ई-वे बिल जो है निर्गत किए गए होंगे कि किस किस को माल बेचा है, उन चीज़ों का जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में उन चीज़ों को देखा जा रहा है, ताकि इस मार्केट को चोरों द्वारा अनाधिकृत रूप से जो है चोरी के लिए उपयोग ना किया जाए, क्योंकि इसमें वो इस मार्केट में वो स्कोप है कि इसको जो है चोरों द्वारा यूपी, निवेरिया आदि के एरियाज़ में जो है माल जो है अनाधिकृत रूप से स्मगल करने का जो है वो इसमें एक पोटेंशियल है इस मार्केट में, इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां पर 3 दिन पहले एक महिला चंपावत कलेक्ट्रेट पहुंची और शासन की ओर से कथित रूप से जारी आदेश दिखाकर जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास के पद पर तैनाती ले ली। शनिवार को महिला कार्यालय पहुंची और अपने लिए आवास आवंटन को लेकर विभागीय कर्मचारियों को निर्देशित करने लगी। इस बीच कार्यालय के कर्मचारी को शक हुआ तो उन्होंने इस संबंध में देहरादून निदेशालय से पता किया तो निदेशालय द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया गया। वहीं महिला 4 दिन पहले डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी से भी मिली थी, जिसमें ज्वाइन करने के साथ अवकाश में जाने की बात कही गई थी। और जब डीपीओ राजेंद्र बिष्ट ने महिला को सीडीओ के पास ज्वाइनिंग के लिए ले जाने की बात कही तो महिला अपने स्वजनों के साथ कार में बैठकर भाग गई, जिस पर कार्यालय में हंगामा खड़ा हो गया। महिला को पकड़ने के लिए एसपी देवेंद्र को सूचना दी गई और जिस पर एसपी ने पुलिस को सतर्कता बरतने को कहा। इस बीच से चंपावत से 40 किलोमीटर दूर चलथी पुलिस ने महिला को पकड़ लिया और सूचना पर डीपीओ चलथी पहुंचे, जहां महिला से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया महिला ने फर्जी आदेश खुद बनाया या फिर वो किसी ठगी का शिकार हुई। वहीं एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा ने बताया कि प्रभारी डीपीओ राजेंद्र बिष्ट की तहरीर पर महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, ये अभी एक मामला इस संज्ञान में आया है कि कोई महिला एक डीपीओ के पद के लिए यहाँ पर विकास भवन में आई थी, जो बाद में पता चला कि जो अपॉइंटमेंट लेटर या जो पत्र था वो संभवतः फर्जी था।
तो पूरे मामले की भी जांच की जा रही, डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं और जो संबंधित है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो अभी कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगी। फिलहाल हम इसमें जांच कर रहे हैं, फिर उसके उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन करना होगा और ऐसे में बाहरी लोगों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए थे। वहीं हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि मकान मालिकों के साथ साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास से संबंधित थाने से पुलिस क्लियरेंस के दस्तावेज लाकर जमा कराने होंगे और साथ ही किराएदारों को शपथ पत्र भी दिखाना होगा। डीआईजी ने कहा कि अगर किराएदार खुद ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मकान मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उन्हें भी पहले की तरह ही सत्यापन प्रक्रिया करनी होगी। और इतना ही नहीं, डीआईजी ने बताया कि पुलिस की तरफ से समय समय पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अब अभियान में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 83 के तहत चालान की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। भी जो बाहरी व्यक्ति यहाँ किराएदार के तौर पे या कोई जॉब करने आ रहा है या कोई घरेलू नौकर है, तो जो भी किसी कारण से यहाँ के निवास करता है, रहता है, तो ये उसकी वैयक्तिक जिम्मेदारी, खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ नज़दीकी थाने से अपना जो है वो सत्यापन कराकर खुद अपना ले आएगा और यहाँ एक शपथ पत्र भी देगा। उत्तराखंड पुलिस धारा जो है 82-82-3 के तहत कि जो है उसके ऊपर जो है कोई गुनाह वहाँ पे नहीं है और जो है वो जो जानकारी दे रहा है ये सही जानकारी है, तो ये अपना जहाँ वो काम कर रहा है उसके पुलिस स्टेशन में जाकर स्वयं ये जमा करेगा। अन्यथा उसके ऊपर जो है वो 83 के अंतर्गत, जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां पर जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे ने राज्य अतिथि गृह दाम कोठी हरिद्वार के सौजन्य से दाम कोठी में आयोजित प्रसाद वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और इस दौरान विनय शंकर पांडे ने कांवड़ियों को अपने हाथों से प्रसाद वितरण किए। इसके बाद जिलाधिकारी ने दाम कोठी से कांवड़ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कांवड़ियों की भीड़ ज्यादा होने की वजह से जिलाधिकारी मोटरसाइकिल से निकले और साथ ही सभी व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी श्री वीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी श्री पी.एल. शाह, एसडीएम श्री पूरन सिंह राणा और सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। आज जो आप हालात देख रहे हैं, लगभग सारी रोड हमारी पैक हो चुकी है। बस एक अच्छा ये है कि जो हमारे हरिद्वार के यहाँ के निवासी हैं उनको दिक्कत ना हो, तो आप इंटरनल सिटी में जाके देखिए, वहाँ पर स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। और अगर उनको पथवाला की तरफ जाना है तो हिल बाईपास का भी आदेश हमने कर दिया। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमने आपने आदेश करके उसके तारीख खुलवा दिए हैं। आज उस रास्ते का भी प्रयोग किया जा रहा है, उससे काफ़ी रिलीफ हो गई है। अभी तक जो कांवड़ यात्री है लगभग 2.25 करोड़ के आसपास कल तक थे। आज का जो जन सैलाब दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये करीब 75 लाख से 1 करोड़ के बीच आज लोग हैं, लेकिन इसका हम एग्जैक्ट आंकलन आपको शाम तक दे पाएंगे। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रविवार को पौड़ी से कुछ युवा घूमने के लिए डुंगरी गांव के पास आए थे, जहां तालाब में स्नान करने के दौरान 2 युवक नहाते वक्त गहरे पानी में डूब गए और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को तालाब से बाहर निकाला और जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया और जहां पर डॉक्टरों ने दोनों युवाओं को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। वहीं स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली और मृत युवकों के परिजनों से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। थोड़ा अभी आजकल प्रशासनिक जो आप देख रहे हैं कि पौड़ी में कुछ दिन पहले भी हमने देखा था ऊपर की तहसील में तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है और पटवारी जो लोग हैं इनके द्वारा भी जो आपका जो पुलिसिया कार्रवाई जितनी भी थी वो नहीं की जा रही है। तो इस संबंध में अब पीछे डीएम साहब से बात हुई थी, लेकिन डीएम साहब से कुछ देर बात हुई तो उनके द्वारा बोला कि कुछ देर में प्रशासन पहुंचे, लेकिन ये एक प्रशासन की हीलाबाई है कि उनके द्वारा क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, जिस कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। घटना आज घटी है, हमारे क्षेत्र के 2 युवा पानी में डूबे हैं और अभी जो घटना में संदेह कि उन्हें
मृत घोषित किया है डॉक्टर ने। तो जो वहाँ पे घटना हुई थी इसके संबंधित जानकारी हम राष्ट्रीय क्षेत्रीय पटवारी को भी दे दी गई थी, लेकिन उनके शायद उनका फ़ोन लगा नहीं, जिस कारण अभी प्रशासन यहाँ पर पहुँचा नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है कि हमारे युवा आजकल कुछ थोड़ा समझ नहीं रहे। बरसात का सीजन था, उनको जो 4 युवा जो यहाँ इस पे गए हुए थे उनमें से जो हमें समय भी सूचना मिली है, क्योंकि हम भी बाद में गए वहाँ पे जब घटना घटित हुई थी। तो डोंगरी के पास ये लोग बस नहाने गए थे और उसमें ये 2 लोग पानी में थे और जो 2 लोग थे वो बाहर थे और उनमें से 2 डूब के उनकी डेथ हो गई। हमारे पास 108 से दोनों आई थी। दोनों जो आई हैं दोनों मौके पर थे। अस्पताल आने से पहले भी हमारे अस्पताल जब आए हैं तो उनकी डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पे 3:30 बजे के करीब ये मामला हुआ। बड़ी घटना है और इस तरह की घटनाएं जो क्षेत्र में न हो, इसलिए जिला प्रशासन को मैंने अब बात की है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए जो है हमें इंतजाम करने चाहिए। और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये घटनाएं होती हैं उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना चाहिए आम जनमानस के लिए। अगर कोई वहां पर जाता है जबरदस्ती तो उन पर कुछ कार्रवाई करने का प्रावधान रखना चाहिए ताकि वहां पर बच्चे न जाएं और इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। तो दोस्तों में नहा रहे थे तो थोड़ा बहुत तब लोग तो हम नहाने वाले अलग नाश्ता अलग नहा रहे थे। तो मैं तो हमको तय नहीं था किसी को चारों में से, लेकिन थोड़ा बहुत किनारे नहाने थे। तो थोड़ा एक भाई वहाँ थोड़ा उन्हें देखता हूँ जो भी है पीछे आके और तो पीछे गया तो थोड़ा वो भवन टाइप का था। उस चक्कर में वो थोड़ा दूसरे जो भाई था दूसरा हमारा तो 2 भाई उसके साथ उसने वो बहुत कोशिश की। फिर मैं दूसरे बंदों को मैंने हॉल वहाँ और हमारे बाइक सब आ गए थे, लेकिन तो दूसरा बुल्लू हुआ था तो लेट हो गई थी। मतलब तब तक उनके हमने बाहर निकालने के बाद वो जो होता है माउथ वॉश जो होता है माउथ प्रेस मतलब माउथ टू माउथ जो होता है यानी कोशिश पेट दबाया जो पानी निकालने के लिए कितने कोशिश की मतलब हाथ पाँव दबाने जो होता है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पर बाघ का आतंक सामने आया और आपको बता दें कि एक महिला जंगल में अपने पालतू मवेशियों के लिए चारा लाने गई थी, जहां पर महिला पर बाघ ने हमला किया, महिला को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और जहां पर महिला का उपचार हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने मामले की सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। वहीं वन रेंजर रमेश चंद्र ध्यानी ने कहा कि ग्रामीणों से जंगल में अकेले न जाने की अपील करते हुए कहा कि बाघ की मॉनिटरिंग के लिए वन कर्मियों द्वारा गश्त शुरू कर दी गई और साथ ही घायल महिला के परिजनों को विभाग द्वारा नियम अनुसार मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। अभी 12:30 बजे मैं अपने रेंज कार्यालय कोटा रामनगर वन प्रभाग में काम कर रहा था तो अचानक किसी का फ़ोन आया कि अमतौली में किसी महिला को टाइगर ने हमला किया है। तो मैंने उसको पता करा तो वास्तविकता पता चला कि महिला को टाइगर ने हमला किया है। महिला जो है अमतौली वन पंचायत में मवेशी को गाय बकरियों को चराने गई थी और उनको जो है उनके एक जांघ में और कमर पे जो है नाखून का खरोंच है और नाखून के खरोंच को देखते ऐसा लग रहा है कि अचानक मुठभेड़ हुआ है। और मैं घटनास्थल पर 10 मिनट बाद पहुंचा अपने स्टाफ के साथ और उनको तब तक गांव वाले रोड पर ले आए थे और उनको अपनी गाड़ी से संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में लाया हूं अपने प्रभागी वनाधिकारी श्री कुंदन कुमार साहब से और एचओ मैम से वार्ता हुई है और उनको जो है आर्थिक सहायता के लिए जो है आश्वासन दिया है और नॉर्मल उनको अभी नॉर्मल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ।